बड़ा मैंडेट हम देख रहे हैं, वो कैसे आया, वो कैसे हुआ 208 सीट भाजपा की। 2011 में जब ममता बनर्जी की भी सरकार आई थी, तब भी जब परिवर्तन आया था 35 साल बाद। 15 साल में क्या बदला कि आज जब हम 2026 में ये चर्चा कर रहे हैं। 1952 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पहली साउथ कोलकाता की सीट जीती थी, उस समय उनका वोटिंग परसेंटेज भी 45%। तो क्या अब जो भविष्य का बंगाल है 4 मई 2026 के बाद का जो बंगाल है, वो अब किस दिशा में जाएगा? और आज 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी हिंसा की खबर नहीं आई। बंगाल में कल्चरल रिवाइवल भी देखने वाले हैं। उसको भी कम्युनिस्टों ने भुला देने का काम किया। जब उसका नाम विसर्जन यात्रा नहीं हो सकता, तो हमारे विसर्जन यात्रा का नाम कार्निवल कैसे हो सकता है? ये राष्ट्रवादी का जीत है, ये सनातनियों की जीत और ये बंगाल की जनता की जीत है। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 4 मई को हमारे सामने आ चुके हैं। इन चुनावों के नतीजों में जो सबसे बड़ा और जो सबसे बड़ी हेडलाइन और सबसे बड़ा जो हमारे सामने एक दृश्य निकल कर जो आया है, वो आया है पश्चिम बंगाल से। क्योंकि बंगाल के चुनाव ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए, एक ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को देते हुए एक ऐसा रिजल्ट हम सबके सामने लाया है, जिसकी कल्पना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भी नहीं की थी। 208 सीट वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और इस 208 सीट के पीछे की क्या रणनीति रही, उसकी इनसाइड स्टोरी कैसे रही, भाजपा ने लोगों से कैसे कनेक्ट किया और टीएमसी के हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी, इन सारे विषयों पर चर्चा आज करेंगे। इस पूरे इलेक्शन में इनसाइड स्टोरी क्या रही, वो निकालने की कोशिश करेंगे। और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं गोपाल सामंतो जी। गोपाल जी बहुत प्रोमिनेंट फिगर है बंगाली कम्युनिटी के, रायपुर छत्तीसगढ़ में सेव बंगाल सेव इंडिया जो एक कैंपेन चला पूरे देश भर में, उस कैंपेन के फाउंडर है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो कि चुनावों के समय लगभग 2.5-3 महीने इन्होंने ग्राउंड पर पश्चिम बंगाल में बिताए और जमीन से इस पूरे चुनाव को देखा है। तो उनके साथ हम चर्चा करेंगे और वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ-साथ वहाँ के ग्राउंड में कैसे चीजें बदली और सत्ता का कैसे परिवर्तन हुआ, उसको समझने की कोशिश करेंगे। गोपाल जी, आपका बहुत स्वागत है द नैरेटिव पर। नमस्कार। मेरा पहला ही प्रश्न जो वही है कि जो ये बदलाव, ये जो इतना बड़ा मैंडेट हम देख रहे हैं, वो कैसे आया, वो कैसे हुआ? 208 सीट भाजपा की कैसे आई? बंगाल को समझना है और बंगालियों को समझना है, तो आपको हमेशा जादू के लिए तैयार रहना पड़ता है। पिछले 2-3 दिनों में एक पोस्टर बहुत चला वहां पे कि जिन बंगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ कर बाहर निकाला देश से, उन बंगालियों का किसी का भी अत्याचार सहन नहीं करते। आपको याद होगा, आप ही के पॉडकास्ट पर बैठ के आज से मैंने 6 महीने पहले बोला था कि जो बंगालियों ने तोप के नाल पर बैठकर आजादी की कहानी लिखी है, वो बंगाली समाज इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मैंने आपके ही पॉडकास्ट में 6 महीने पहले बोला था। तो आप उस समाज के वैभव को सोचिए और उस समाज की हिम्मत को सोचिए कि तोप के मुहाने पर बांध के जब उड़ाया जाता था लोगों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के को, उस समय भी उस बंगाल के प्रत्येक घर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकलते थे। तो ये उस बंगाल की तासीर है कि अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठेगा तो वहां से सबसे पहले आवाज उठेगा। तो आज जो कल का रिजल्ट है 208 सीटों पर, हर सीट पर बंगालियों ने साबित किया कि आज भी जब बंगाल सोचता है परिवर्तन लाना है, तो वो ऐसी परिवर्तन लाते हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और इसमें एक चीज और बड़ा कॉन्टेम्पररी है। 2011 में जब ममता बनर्जी की भी सरकार आई थी, तब भी जब परिवर्तन आया था 35 साल बाद, तब भी 215 सीटों में परिवर्तन आया था। जी, मतलब एक क्लियर मैंडेट था और बड़ा मैंडेट था। एक क्लियर मैंडेट था, बड़ा मैंडेट था। इसके और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बंगालियों को ये समझ में आता है कि किसी जगह में अगर बड़ा काम करना है, बड़ा परिवर्तन लाना है, बड़ा विकास लाना है,
तो समय लगता है। इसीलिए जब भी बंगालियों ने सरकार बनाई, बंगाल की सरकार जब भी बनी, तब लंबे समय के लिए बनी। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो 80 साल में, पिछले 80 साल में केवल 8 मुख्यमंत्री हुए। और पिछले 50 साल में सिर्फ 3, वो भी 2 ही पार्टी की बिल्कुल, सरकार। तो उन्होंने, बंगालियों ने हमेशा सूझबूझ के साथ सरकार बनाई, और बंगालियों के मन में ये रहता है कि सरकार के पास लंबा समय होना चाहिए बड़ा काम करने के लिए। लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने मन बना लिया था कि पिछले 15 साल में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि बंगाल को बदनाम करने का काम हुआ, बंगालियों के साथ अन्याय हुआ। इसलिए जबरदस्त परिवर्तन लाया गया और पूरे समाज ने मिलकर वोट दिया और वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाया। 2011 के चुनाव की आपने बात की, जब ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है उनको 215 सीटें मिली, लेकिन उस समय भाजपा की 0 सीट थी। 2016 के चुनाव हुए, जब केंद्र में भाजपा की सरकार आ चुकी थी, एक मोदी वेव पूरे देश में देखने को मिल रहा था। उस समय भी भाजपा की जो सीट्स आई, वो 3 सीट्स आई पूरे 293 सीटों में, 294 सीटों में। और अब 2021 में जब हमने एक चुनाव देखा और बंगाल का, तो भाजपा ने तमाम दावे किए, भाजपा के नेताओं ने, भाजपा की लीडरशिप ने कि सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन 77 सीट्स, 77 सीट आ गई। तो इस 15 साल में क्या बदला कि आज जब हम 2026 में ये चर्चा कर रहे हैं और भाजपा 208 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो इस 15 साल में 0 से 208 का जो सफर था, वो भाजपा ने कैसे तय किया? ऐसा क्या हुआ ग्राउंड में कि भाजपा ने बंगाल के लोगों के साथ कनेक्ट किया और बंगाल के लोगों ने भाजपा को इस पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उसके साथ कनेक्ट किया? देखिए, मैं तो जब भी भाजपा की कल्पना करता हूँ, तभी बंगाल से ही कल्पना शुरू होती है, क्योंकि भाजपा का जन्म ही बंगाल में हुआ। तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि बंगालियों ने कनेक्ट किया इस शब्द का उपयोग ना करें, क्योंकि बंगाली ऑलरेडी कनेक्टेड है बीजेपी से। और बड़ा विषय ये है कि आप सोचिए 1952 में जब पहला सीट भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नाम से, जो भारतीय जनसंघ के जनसंघ, नाम से जी जीता बिल्कुल। गया था, वो भी बंगाल की ही भूमि पर था। साउथ कोलकाता भारतीय जनसंघ का पहला लोकसभा सीट था, जो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जीता था। और बड़े आश्चर्य की बात है शुभम जी, आज जब हम बैठे हैं तो एक बड़े बहुत ही आश्चर्य की बात है, देखिए कैसा इतिहास कनेक्टेड रहता है। और हम जो बोल रहे हैं कि ये पूरी जीत श्यामा प्रसाद जी के लिए सम्मान स्वरूप है, उनको अर्पित है, तो उनका कनेक्टिविटी देखिए कि 1952 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पहली साउथ कोलकाता की सीट जीती थी, उस समय उनका वोटिंग परसेंटेज भी 45% था। और और आज आज भी जब 208 सीट पे भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार बनी, तब भी वोट का प्रतिशत 45% ही है। तो बिल्कुल, ये ईश्वर की कृपा है, ये ये आप समझ लेते हैं, ये ईश्वरीय कार्य है और ये ईश्वरीय का सिंबल है कि बंगाल और भाजपा कभी अलग नहीं थे, कभी अलग नहीं हो सकते, और हमेशा साथ रहे और साथ में रहे। सरकार बनना या सरकार ना बनना इस बात का घोतक नहीं हो सकता कि बंगाली भाजपा के साथ नहीं थे। फिर भी ऐसा क्या बदला पिछले 15 वर्षों में? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि भाजपा ने ऐसा क्या माइक्रो मैनेजमेंट किया? क्या संगठन में बदलाव किए? क्या सोच में बदलाव किया बंगाल को लेकर? क्या स्ट्रक्चर अपनाया? क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जो पिछले 15 वर्षों में भाजपा 0 से 208 तक पहुंची? कि मैं तो सबसे पहले और सबसे आखिरी दोनों समय एक ही बोलूंगा, एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जीत बंगाल की जनता की जीत है। ये जीत बंगाल के जनता के इमोशन की जीत है। हाँ, आप स्ट्रेटेजी की बात अगर करते हैं तो देखिए, हर पार्टी, राजनीतिक पार्टी का अपना एक स्ट्रेटेजी होता है, और भारतीय जनता पार्टी वो इलेक्टोरल मशीनरी है जिसकी स्ट्रेटेजी शब्द भी कहना गलत होगा, जिनके पास एक मैकेनिज्म है, जी। चुनाव लड़ने का एक मैकेनिज्म तैयार है। भारतीय जनता पार्टी
कि नीचे से नीचे स्तर का कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, पन्ना में जो लिखे हुए नाम है बूथ के जो कार्यकर्ता है, वहां तक के इस बार भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया है और अद्भुत कोऑर्डिनेशन में काम किया है। दूसरा, आप देखेंगे अगर पश्चिम बंगाल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे राजनीतिक रूप से, तो वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जब निर्माण डॉक्टर साहब ने किया, आदरणीय हेडगेवार जी ने जब किया, तो उनका उस निर्माण का भी प्रेरणा अनुशीलन समिति से लिया था उन्होंने। तो बंगाल से। बंगाल के डीएनए में भारतीय जनता पार्टी है, बंगाल के डीएनए में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। स्ट्रेटेजी में ये बोला जा सकता है कि संघ के समस्त कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने अद्भुत कोऑर्डिनेशन से काम किया। और मैं एक शब्द जोड़ना चाहूंगा कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाकर एक बात को साबित किया कि अगर दिल से पसीना बहाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो उस पसीने का कलर और उस पसीने का रंग भी गेरुआ बन जाता है। आपने भी चर्चाओं में एक बात कही कि जो कई लोगों को वहां से हिंसा की वजह से भागना पड़ा वाली जो एक बात हो रही थी, आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जो भी मेरी चर्चा हो रही थी, तो उस समय ही मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था कि हमने बंगाल में जब से चुनाव के इतिहास को पढ़ना शुरू किया, तब से हिंसा जो था वो एक स्थायी तत्व था बंगाल के चुनाव में। लगभग पिछले 50 वर्षों से तो स्थापित था। तो पिछले 5 दशकों से हम जो हिंसा चुनावों के समय, चाहे वो प्री पोल हो या पोस्ट पोल हो, हम लगातार देख रहे थे और 2021 में तो हमने उसका भयावह रूप देखा था। इस बार हिंसा नहीं देखने को मिली, इस बार चुनाव बहुत व्यवस्थित हुआ। बिल्कुल इसमें चुनाव आयोग की प्रशंसा होनी चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस की प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन जो स्थानीय जो बंगाली कम्युनिटी है, बंगाली समाज है, क्या वो भी इस बार हिंसा हो या ना हो, वो एक भय मुक्ति से चुनाव देने, निडरता से गया, वो एक कहानी कैसे रही? आपने जमीन पे उसको कैसे अनुभव किया? कि पहले तो दो बात है जो आपको बंगाल की हिंसा को लेकर समझना पड़ेगा। बंगाल में जब अंग्रेज भी थे, तो बंगाल का आम इंसान, बंगाल का आम आदमी जो है ना, वो आंदोलनात्मक होता है। उसको गलत के खिलाफ आवाज उठाने की आदत सी है। आप अगर छत्तीसगढ़ में या कहीं और भी किसी बंगाली से मिलेंगे, तो अक्सर आपसे वो डिबेट करता रहेगा कि भैया ये गलत है और ये सही है। ये गलत और सही के बीच का जो फर्क है ना, वो बंगाली समाज समझता है और उसमें बड़ा मुखर होता है। इस आंदोलन के जो उसका कैरेक्टर है, इसको कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी ने इसको हिंसा में तब्दील किया। लंबे समय तक के कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों का ब्रेन वॉश करके इस आंदोलन को टर्न करके हिंसा तक के पहुंचा दिया गया। फिर ममता बनर्जी ने उसको हार्नेस किया, ममता बनर्जी ने उसको एक स्टेप और अहेड ले जाने का काम किया। तो बंगाल का चुनाव इसीलिए हिंसात्मक हो गया। देखिए, जब बंगाल में कोई व्यक्ति ने पहली बार बम बनाया होगा, जैसे हम किसकी बात सोचते हैं, बंगाल में पहली बार बम बनाने वाले ऋषि अरविंदो थे। जी। तो बंगाल में जब पहली बार बम बना, उसका काम कंस्ट्रक्टिव था। लेकिन आज के इलेक्शन में जो बम बनता है और जो उपयोग होता है, वो डिस्ट्रक्टिव होता है। तो बंगाल के ब्रेन को कंस्ट्रक्टिव वे से ले जाकर डिस्ट्रक्टिव वे तक के पहुंचाने का काम जो है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, वो काम टीएमसी ने किया। दूसरी बात, आपने हर जगह पे करप्ट सरकारें देखी होंगी। ममता बनर्जी की सरकार क्रिमिनल सरकार थी। इस सारे सरकार के सारे मंत्रियों के खिलाफ बिल्कुल कानूनन प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। इन्होंने स्ट्रेटेजाइज्ड वे में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स किया। इन्होंने राजनीति को अपराध का गढ़ बनाया। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में इन्होंने बम थमाए और बम थमाकर ये कहा कि ये जो सामने पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ये तुम्हारा दुश्मन है। हर जगह राजनीति होती है। राजनीति में रक्तपात होना, राजनीति में हत्याएं होना, राजनीति में प्रमोटेड बलात्कार होना, ये केवल बंगाल में हुआ। और ये उस वैभवशाली कौम, इस वैभवशाली कम्युनिटी का ब्रेन वॉश का नतीजा था,
जो वहां पे हिंसा इस लेवल पे पहुंचा। मैं चुनाव के दौरान 2.5-3 महीना रहा, उससे पहले भी 2-3 महीने रोज आना जाने का कार्य किया। इस बीच में जो संदेश खाली गया, वहां के घर में गया जहां की एक माता ने बोला मुझे कि उनका बेटा 2021 के चुनाव में भाजपा का पोलिंग एजेंट था, बूथ एजेंट का काम कर रहा था। तो 2021 में जब 2 मई को टीएमसी जीती, उस बच्चे को ना केवल हत्या की गई, उस बच्चे की हत्या की गई, बल्कि उसके हाथ और पैर को भी शरीर से अलग कर दिया गया और गले को काट कर पेड़ में लटका दिया गया, सर को लटका दिया गया। मतलब ये किस तरह का हिंसा है? ये तो उस जिहादियों के कौम है, उस जिहादी जो हम कई बार बिल्कुल, अफगानिस्तान में देखते हम हैं, वो कई बार बर्बरता ईरान वो में देखते हैं, वहाँ वो देखते हैं। बर्बरता है। और इस बर्बरता की शुरुआत बंगाली नहीं कर सकता, इस बर्बरता का अंजाम एक बंगाली समाज का व्यक्ति नहीं दे सकता है। निश्चित रूप से ये उन जिहादियों की करतूत है जिन जिहादियों के ममता बनर्जी ने बाहर से आयात किया हुआ था, और ये आयातित जिहादियों की करतूतें थी कि एक रिजल्ट आने के बाद 3 मई और 4 मई 2021 में केवल 2 दिन के भीतर 108 मर्डर हो जाते हैं। इस 2 दिन के भीतर लगभग 600 से 700 बलात्कारें हो जाती है जो रिपोर्ट तक नहीं हो पाती है। तो ये तो उन जिहादियों की करतूत थी, ये बंगाली समाज की जिनको करतूत नहीं। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था, जिनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था, जिनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन था, और जिनका ये सोच थी कि आने वाले समय में बंगाल को बांग्लादेश बनाना है, ये उनकी करतूत थी। इस बार क्या परिवर्तन दिखा कि हिंसा नहीं हुई, जो कि अच्छी बात है, लोकतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये परिवर्तन कैसे आया? देखिए, ये तो डिसाइसिव सोच थी केंद्र सरकार की, ये डिसाइसिव सोच इलेक्शन कमीशन की थी। जिस इलेक्शन कमीशन ने इस बार सोचा कि बंगाल के आम जनता को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, और जब वोटिंग राइट्स मिला तो परिवर्तन आ गया। केंद्र सरकार, देखिए, सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की नहीं होती। हम भले ही उस सरकार में उस राजनीतिक पार्टी के लोग रहते हैं, सरकार उस राजनीतिक पार्टी से चलती है, ये जरूर बोला जा सकता है, लेकिन सरकार तो निष्पक्ष होता है। जी, बिल्कुल। सरकार का हर कार्य निष्पक्ष होना चाहिए, और होता ही है। आज उस केंद्र की सरकार के जो फोर्सेस थी, केंद्र के जो फोर्सेस थे, उन्होंने ये सोचा कि बंगाल की जनता को निर्भयता से उनको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, कोई डर उनके मन में नहीं रहना चाहिए। मैंने उस सीन को देखा है जब सीआरपीएफ की एक महिला जवान ने एक माता को अपने कंधे पर लगाकर उनको आश्वासन दिया कि माता, तुम अपना वोट निडरता से डाल सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, और तुम्हारा वोट तुम ही को देने मिलेगा। ये जो सीआरपीएफ के जवानों ने अद्भुत कार्य किया है, मैं उनको नतमस्तक होकर नमन करता हूं कि उन्होंने बंगाल की जनता को डर से निकाला, उस भय से निकाला, और एक नए उजाले की तरफ ले जाने का कार्य किया है। अ, अभी तक हमने जितनी भी चर्चाएं बंगाल पर की है और अभी भी हम जो कर रहे हैं और तमाम मीडिया में जो चर्चाएं चल रही है, अभी तक क्या हुआ, 4 मई तक क्या हुआ, उसकी चर्चा चल रही है। लेकिन 4 मई के बाद क्या? मुझे लगता है कि वो भी चर्चा होनी ज़रूरी है। इसको लेकर मेरी कई लोगों से बात हुई जो पश्चिम बंगाल में ही हैं। कई जो सोशल मीडिया में पोस्ट मैंने देखे, तो 2-3 चीज़ें मुझे निकल कर आई। जैसे एक पोस्ट मैंने देखा जिसमें आज से 50 साल पहले की पावर जनरेशन महाराष्ट्र और गुजरात में कितना था और बंगाल में कितना था, ऑलमोस्ट इक्वल था। बट आज जब हम देखते हैं तो वो 5-5, 6-6, 7-7 गुना ज़्यादा है गुजरात और महाराष्ट्र में। बंगाल वही का वही रह गया है। फिर हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज को लेकर जिस तरह से एक नकारात्मक छवि बना दी गई। फिर हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में कभी भी किसी भी तरह के डेवलपमेंट की बात होती थी तो एक एनवायरनमेंट को लेके एक एक्टिविस्ट जो ग्रुप है, एक पॉलिटिकल प्रोटेक्टेड जो ग्रुप है, वो आ जाता था। तो क्या अब जो भविष्य का बंगाल है, 4 मई 2026 के बाद का जो बंगाल है, वो अब किस दिशा में जाएगा? उसकी जो छवि होगी आने वाले समय में, वो किस तरह से बनेगी? आज तक हमेशा बंगाल के लिए ये छवि बनी रही, मतलब आज से 300 साल, 200 साल पहले की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बंगाल भारत का एक बहुत बड़ा
फाइनेंशियल हब हुआ करता था, इंटेलेक्चुअल हब हुआ करता था। लेकिन पिछले 50-60 साल में बंगाल की छवि वो बना दी गई कि वो सिर्फ एक्टिविस्ट लोगों का हब है, वो सिर्फ सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों का क्लब है, हब है। और वहां पर प्रोग्रेस का या इंडस्ट्री का नाम लेना सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसका विरोध हमें देखने को मिलेगा। तो अब क्या बदलने की संभावना है बंगाल में? आगे का बंगाल कैसा दिखे? कि बंगाल के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, तो हम अक्सर ये बोलते हैं आपस में, हम जब बंगाली लोग बात करते हैं, तो बंगाल का हर कॉर्नर, एवरी कॉर्नर ऑफ बंगाल इज हैविंग इट्स ओन स्टोरी एंड हिस्ट्री। कि बंगाल को आप अगर बहुत अच्छे से समझेंगे तो कोलकाता को समझना पड़ेगा। कोलकाता को समझेंगे तो आप एक अद्भुत चीज आप पाएंगे कि ब्रिटेन में पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड को जाना जाता है, जी। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए लंदन को जाना जाता है, और उद्योगों के लिए मैनचेस्टर को जाना जाता है। तो कोलकाता जो है वो मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड और लंदन, ये तीनों का मिश्रण है। कोलकाता के इतिहास में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उद्योग में सबसे पहले कलकत्ता था। बिल्कुल। सारे यूनिवर्सिटीज, सारे मेडिकल कॉलेज, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना, जो पहले सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज, सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी की स्थापना कलकत्ता में हुई। इवन लॉ कॉलेजेस भी, इवन जर्नलिज्म के कॉलेजेस भी, और प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना भी कलकत्ता में हुई। इसीलिए मैंने बोला कि लंदन, ऑक्सफोर्ड और मैनचेस्टर, ये तीनों का मिश्रण है कलकत्ता। अब आपने कहा कि कलकत्ता आगे जाकर क्या कहेगा, आगे जाकर क्या करने वाला। तो मैं बता रहा हूं कि इस बार मैं जब पूरे समय कलकत्ता में घूमा, पूरे समय बंगाल में घूमा, लोगों का अद्भुत विश्वास देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है। लोगों का अद्भुत विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। इतना विश्वास है कि वो रील बनाकर ये बोल रहे हैं कि जो बंगाल के युवा बंगाल छोड़कर जाने पे मजबूर हुए, कृपया भाजपा उन्हें वापस लाने का तरीका खोजे। ये विश्वास दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना बड़ा विश्वास होगा, उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी के ऊपर। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप बिल्कुल तय होगा। और इसका सबसे अच्छा, अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहां, और आज 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी हिंसा की खबर नहीं आई है, एक भी राजनीतिक हत्या की खबर नहीं आई है, एक भी राजनीतिक रूप से किसी भी दुर्घटना की खबर नहीं आई है। जो यही अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास केवल विकास पर है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा उस दिन अपने स्पीच में कल के कि बदला नहीं बदलाव। बदला नहीं बदलाव। उन्होंने मैसेज दिया स्पष्ट अपने कार्यकर्ताओं को भी, सभी स्टेक होल्डर्स को। बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए, मैंने जो आपको बताया कि क्यों मैनचेस्टर है, क्यों ऑक्सफोर्ड है और क्यों लंदन है, इसकी भी अपनी एक स्टोरी है। आप सोचिए कि पूरे बंगाल को आप अगर बहुत अच्छे से नक्शे में देखेंगे तो पूरे बंगाल के बीच से माँ गंगा, हुगली नदी जो है वो बहती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का इतना बढ़िया हब, मतलब आप समुंदर से एक एक शहर तक कनेक्टेड है। समुंदर मतलब आप इंपोर्ट एक्सचेंज, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास नदी है। उस जगह को जानबूझकर, उस भूमि का जानबूझकर राजनीतिक हत्या की गई। मैं आपको एक और डेटा बताना चाहूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। आप सोचिए, भारत जब आजाद हुआ तो बंगाल का जीडीपी लगभग 5 लाख करोड़ का था, और आज बंगाल, मतलब ये मैं पर्टिकुलर कोलकाता शहर की बात कर रहा हूँ, कोलकाता का जीडीपी 5 लाख करोड़ रुपए का था 1947 में, और आज कोलकाता का जो जीडीपी है वो केवल 12.5 लाख करोड़ रुपए का है। मैंने केवल इसलिए बोला क्योंकि उसी समय मुंबई का जीडीपी था 2,33,000 करोड़ रुपए का, और आज मुंबई का जीडीपी जो है 34 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी है ना। आप सोचिए, कोई किसी का ग्रोथ अगर 10% है किसी शहर का, और उसी जगह पे कोलकाता का ग्रोथ देखिए आप केवल 2%।
मल्टीपल बाई 2 है। तो ये जो मल्टीपल बाई 2 भी है ना, ये भी जो ग्रोथ आप बोलेंगे ना, तो ये भी ग्रोथ ऐसा है कि इन्फ्लेशन के कारण है। अदरवाइज अब बंगाल की ग्रोथ अगर देखते हैं तो ग्रोथ मत बोलिए, कलकत्ता या बंगाल का केवल डी ग्रोथ हुआ है। जी। और कलकत्ता और बंगाल का पॉलिटिकल मर्डर हुआ है। आज लोगों में गजब का उत्साह है, लोग अपने घर से निकलकर, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो भी खुशियां मना रहे हैं, और उनके मन में गजब का विश्वास है कि जिनको रोते हुए अपने भूमि से अलग होना पड़ा था, वो सारे लोग इस भूमि में वापस लौट पाएंगे। ये उनमें विश्वास है, और मुझे भी विश्वास है कि जो बंगाली भाई, जो एक लगभग 4-5 पीढ़ियां बंगाल की, जो रोजगार के कारण बंगाल से पलायन कर गए, उन्हें वापस बंगाल में स्थान मिलेगा। अ, हमने पॉलिटिकल रिवाइवल की बात की, फाइनेंशियल रिवाइवल की बात की। एक और बड़ा एस्पेक्ट है बंगाल को लेके, कल्चरल रिवाइवल। बंगाल हमेशा से कला को लेके, संस्कृति को लेकर बहुत रिच रहा, और आज भी जब हम बंगाल के बारे में सोचते हैं तो हमेशा वहाँ की संस्कृति, वहाँ के साहित्य, वहाँ की कला के बारे में प्रशंसा ही की जाती है। लेकिन जो कि पिछले कुछ समय में इस लेवल पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण जो बर्बाद हुआ, जो बिगड़ा, जो कहीं न कहीं करप्ट किया गया, और हम देखते हैं कि जिस बंगाल में अ, हिंदू समाज की जो संस्कृति है उसका नाम लेने पर हिंसा हो रही है। एक विदेशी संस्कृति को थोपा जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसके बढ़ावा देने के कल्चर को। इसी बीच ना मेरी अभी कल ही एक व्यक्ति से बात हुई जो बंगाल के ही हैं, और वो अपने परिवार के साथ कुंभ आए थे पिछले वर्ष, और उन्होंने कल मुझे कहा कि कुंभ से वापस लौटते हुए मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि हमारे यहाँ गंगा सागर है, वहां पर ऐसा क्यों कुछ नहीं हो सकता, वैसा रिवाइवल हमारे यहाँ वैसा बड़ा कुंभ जैसा वहां पे क्यों नहीं हो सकता, जबकि वो दुनिया में, पूरे भारत में जो हिंदू समाज है वो यही कहता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो वहां पे क्यों नहीं हो सकता। तो क्या अब हम बंगाल में कल्चरल रिवाइवल भी देखने वाले हैं? क्या हम अब वो जो सांस्कृतिक पुनरुद्धार होता है वो भी हम देखने वाले हैं, जो कि पूरे हुगली की, जो गंगा जी की जो दोनों धाराएं हैं, पद्मा और हुगली, उनसे निकलते हुए जो गंगा सागर तक जो जाना है, वो जो धारा है, वो धारा में हम संस्कृति का प्रवाह फिर से देखने वाले हैं। देखिए, आपने कल्चर की बात की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंगाल का सारा कल्चर, बंगाल का सारा आर्ट सनातन धर्म के ऊपर ही है। लेकिन मैकूले से लेकर कम्युनिस्टों तक, मैकूले से लेकर कम्युनिस्टों तक के ना सबसे पहले हमला बंगाल पे ही किया है, और ये कल्चरल हमला किया है। बिल्कुल। देखिए कितनी सोची समझी साजिश होती है। जब वहां कोई जय श्री राम बोलता है तो बोलते हैं अरे ये बाहर का है, जबकि आप सोचिए रामकृष्ण परमहंस जी को हर कोई मानता है वहां। बिल्कुल। तो रामकृष्ण परमहंस जी के नाम में राम भी है और कृष्ण कृष्ण भी भी है। है। बिल्कुल। तो अगर सनातन धर्म का इससे बड़ा उदाहरण कहीं दूसरे जगह मिल जाए तो वो मुझे बताइए। बिल्कुल। वहां पे निताई ठाकुर को सब, निमाई ठाकुर को सब मानते हैं, निताई ठाकुर, निमाई ठाकुर, ऐसे कई महाराज हुए, सबको मानते हैं। इनके आराध्य कौन थे? कृष्ण थे। तो अब उसको भी कम्युनिस्टों ने भुला देने का काम किया। वहां का आर्ट देखिए तो आपको माँ दुर्गा की छाप हर जगह मिलेगी। जी। ये सारी चीज क्या बताती है कि इन्होंने इस कल्चर को मिटाने की कोशिश तो की, लेकिन वो कल्चर को मिटाने का कोशिश उनका सफल नहीं हो पाया। बड़े सालों तक करते रहे। कल कल कितना अद्भुत सीन था कि पूरा हावड़ा ब्रिज एक तरफ से दूसरे तरफ तक के भीड़ से भरा हुआ था, और हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही नाम था, जय श्री राम। ये दिखाता है कि बंगाल के वैभवशाली इतिहास को कुछ देर के लिए कॉमा लगाया जा सकता है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगाया जा सकता है। मैं कल का ही एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक क्षेत्र है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है, जिसे साल में वो एक ही बार बस खोलने की अनुमति देते थे।
तो पूछा गया क्यों, तो वो उन्होंने कारण बताया कि ये मुस्लिम एरिया है, इसलिए इसको साल भर बंद रखते थे और सिर्फ दुर्गा पूजा के समय एक दिन हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति, और वो मंदिर को कल चुनावों के नतीजे आने के बाद कल ही खोल दिया गया। तो कल्चरल रिवाइवल जो मैं कह रहा हूँ वो तो मुझे कल शाम से ही दिखना लग गया है। आप क्या देख रहे हैं? निश्चित रूप से कल्चरल परिवर्तन है वो हर तरह हो रहा है। मैंने बताया कि वो मंदिर को बिल्कुल ओपन कर दिए, वो आसानसोल में है। जी। और वो मंदिर को कोर्ट ने आदेश दिया था खोलने के लिए, लेकिन जी उसके बिल्कुल, बाद भी नहीं उसके खुल बाद भी पाया नहीं था। खुल रहा था, बिल्कुल। और कल्चरल मार्क्सिज्म क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। माँ दुर्गा का जो विसर्जन यात्रा है उसका नाम ममता बनर्जी ने साजिशन रूप से कार्निवल किया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से, ममता बनर्जी अभी भी कहीं राजनीतिक रूप से एक्टिव हो तो उसका उत्तर दे। क्या रोम में 25 दिसंबर में जो यात्रा निकलती है उसका नाम विसर्जन यात्रा हो सकता है क्या? जब उसका नाम विसर्जन यात्रा नहीं हो सकता तो हमारे विसर्जन यात्रा का नाम कार्निवल कैसे हो सकता है? बिल्कुल। ये तो अद्भुत बदमाशी थी। ये तो सारे के सारे मतलब ये साजिश थी, इंटेंशनली थी। इंटेंशनली थी। और माँ दुर्गा पूजा जब हुआ तो ममता बनर्जी वहां बिल्कुल मुसलमान की वेशभूषा में पहुंच गई। आज उस इस सारे कृत्यों का उनको फल मिला है। आज इन सारे जो कॉन्स्पिरेसीज हुए, जो साजिश हुए, उसका उन्हें फल बिल्कुल मिला है। और मैं आपको बता रहा हूं जितने जितनी ऑर्गेनाइज्ड रूप से वहां दुर्गा पूजाएं होती है, जितने सेवा भाव से, जितने भक्ति भाव से बंगाली दुर्गा माँ दुर्गा के साथ कनेक्टेड है या माँ दुर्गा को मानते हैं या वहां पे पूजा अर्चना करते हैं, उस भाव को भी ममता बनर्जी की सरकार और कम्युनिस्टों ने मिटाने की कोशिश की है। और एक बार नहीं, बारंबार कोशिश की है। आप वहां देखिए, वहां कंपटीशन होता था कि माँ दुर्गा को कितने अलग अलग तरह से बिल्कुल। बनाया जा सकता है। कभी कोई नारियल के बूच में बना रहा है, कभी कोई बिस्किट में बना रहा है, कभी कोई इस्लामिक वेशभूषा में तक। वे इस्लामिक वेशभूषा में बना रहे हैं, कभी कोई आप मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि माँ दुर्गा के साथ ऐसा खिलवाड़, माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ऐसा खिलवाड़, शाक्त परंपरा की भूमि पर। उस भूमि पर जिस भूमि पर सब कुछ माँ दुर्गा के ऊपर बिल्कुल। चलता है, सब कुछ माँ दुर्गा के ऊपर डेडिकेटेड और डिवोटेड है, उस भूमि पर इतना कुत्सित मजाक। आज उसकी सजा ममता बनर्जी को मिल रही। आज उसके ममता बनर्जी के घर के सामने लोग डीजे में बजाकर ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी चोर है। इससे बिल्कुल। बड़ी सजा और क्या मिल सकती है? बिल्कुल। ये तो भगवान का न्याय है। मैं तो आपको एक बात बताता हूं कि पिछले 2 दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी दुर्गा पूजा नहीं कर पाई। 2024 में आरजी कर वाला घटना घटता है जी। और पूरा समाज उद्वेलित होकर सड़क पर रहता है और ममता बनर्जी बिल्कुल बैकफुट पे रहती है और उस पूरे दुर्गा पूजा में वो कहीं जा नहीं पाती है। जो उनके पॉलिटिकल 4-5 दुर्गा पूजा थे वहां फिर भी वो फीता काटने गई। आप सोचिए, माँ दुर्गा को फीता काटने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है कि माँ दुर्गा के पंडाल का फीता काटकर ममता बनर्जी उद्घाटन करेगी, फिर माँ दुर्गा का प्राण प्रतिष्ठा होगा। पॉलिटिकल टूल बनाने की कोशिश। ये कैसा धर्म, ये कैसा भद्दा मजाक था माँ दुर्गा के पूजा के साथ कि आप उनके पंडाल का फीता काट के उद्घाटन करके आप पूजा अर्चना शुरू करेंगे और उस माँ दुर्गा को वेट करना पड़ेगा कि कब प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर फीता काटेगा। ये ये तो केवल कुत्सित मजाक था। और इसी तरह से कल्चरल मार्क्सिज्म जो है आपको बंगाल के कोने कोने में देखने मिलेगा। उन्होंने हर जगह बोला कि नजरुल गीति और रविंद्र संगीत एक जैसा है। हम भी मानते हैं नजरुल गीति और रविंद्र संगीत एक जैसा है, पर बांग्लादेश में एक जैसा क्यों नहीं है? बिल्कुल। और बांग्लादेश में अगर एक जैसा नहीं है उसके लिए कम्युनिस्ट क्यों नहीं बोलता है? मैं आपको बताता हूं, मैं इन चुनाव में जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत बार गया। जादवपुर यूनिवर्सिटी को कल्चरल मार्क्सिज्म का गढ़ माना जाता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के हर दीवार पर ईरान, पैलेस्टाइन के पोस्टर बने हुए थे। वहां के बच्चे बड़े आर्टिस्टिक होते हैं। मैंने बताया ना, आपके पास ताकत अगर है तो उसको कंस्ट्रक्टिव बनाना है या डिस्ट्रक्टिव बनाना है, वो आपका थॉट प्रोसेस है कि आप उसे क्या बनाना चाहते हैं। वहां बच्चों के
पेंटिंग ब्रश में बड़ा सुंदर कला बसा हुआ है। उस पेंटिंग ब्रश से उन्होंने ईरान और पैलेस्टाइन के फोटो बनवाए और वहां पे न्याय की बात की। मैं कहता हूं उस जगह पर हरगोविंद दास, जिनको मुर्शिदाबाद में मारा गया केवल मूर्तिकार होने के कारण, उनका फोटो ने क्यों नहीं बनवाया गया? बिल्कुल। मैं कहता हूं उस ब्रश के कलर में इतना ताकत थी, तो जिस बांग्लादेश में बॉर्डर में दीपू दास की जीवित अवस्था में जलाकर हत्या की गई, उस दीपू दास का फोटो क्यों नहीं बनाया गया? उस दीपू दास के चित्र को क्यों नहीं उकेरा गया उस पेंट ब्रश से? ये है कल्चरल मार्क्सिज्म। कि आज आपको पैलेस्टीन की जो चिंता है, आज आपको ईरान में रहने वाले मुसलमान की चिंता है, लेकिन आपके घर के बगल के रहने वाले बंगाली भाई का दीपू दास और हरगोविंद दास की चिंता नहीं है। बिल्कुल, ये कल्चरल मार्क्सिज्म था और इसकी समाप्ति होगी और निश्चित समाप्ति होगी। और आपने जो कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को और उनकी सोच को देख के ये कह सकता हूं कि एक समय बहुत निकट भविष्य में आएगा कि गंगा सागर में भी वृहद कुंभ जैसा कोई आयोजन होगा और पूरे देश से लोग वहां पहुंचेंगे और उसी पवित्रता से गंगा सागर में पूजा अर्चना करेंगे, जिस पवित्रता से हमने कुंभ को उत्तर प्रदेश में होते हुए देखा है, जिस भव्यता से हमने कुंभ को उत्तर प्रदेश में होते देखा है। ये पक्की बात है शुभम जी। मतलब इस बात की कोई इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूं, मैं ये भी आपके पॉडकास्ट में बता सकता हूं कि निश्चित रूप से माँ दुर्गा के साथ जो ये खिलवाड़ होता है, ये भी वहां बंद होगा और बंद होना चाहिए और होगा। आवश्यकता है। बिल्कुल, ये आवश्यकता है कि ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल, आप सोच के देखिए, माँ दुर्गा के पूरे प्रतिमा को इस तरह से दिखाया जाता है, कभी कुछ, कभी वो फिल्म एक्ट्रेस होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पंडाल के डिजाइन भी कई बार ऐसे होते हैं कि वो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाते। आप सोचिए कि मुगलों का भवन को माँ दुर्गा का मैं पंडाल बना इसीलिए दिया कह रहा हूँ जाता कि वो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाते। है। और आपको एक और अद्भुत बात बताता हूँ, आपको पता है टीपू सुल्तान की कब्र भी बंगाल में है और कलकत्ता में ही है। अंग्रेजों ने जो बार बार किया था, उसको जो साजिश की थी कि बंगाल की जनता को बांटने का और बंगाल के हिंदू बंगालियों को सप्रेस करने का, वही कुत्सित प्रयास कम्युनिस्टों ने भी किया और उसी कुत्सित प्रयास को ममता बनर्जी ने भी किया। टीपू सुल्तान के मकबरे का निर्माण बंगाल में करने की इतने किलोमीटर कोसों दूर करने का जो कारण था, वहां धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना ही था। बिल्कुल। और उसी के फलस्वरूप आज तक के कम्युनिस्ट और ये करते रहे। आज पहली बार मैं बोल सकता हूं कि हिंदुओं ने घर से निकलकर एक मत होकर, एक राय होकर इस बार चुनाव में अपना मैंडेट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और राष्ट्रवादी सरकार बनाई है। ये राष्ट्रवादिता का जीत है, ये सनातनियों की जीत है और ये बंगाल की जनता की जीत है। मुझे लगता है कि बंगाल ने एक समय में कि चाइना's चेयरमैन इज आवर चेयरमैन के स्लोगन्स, अमार नाम तुम्हार नाम वियतनाम वियतनाम के स्लोगन, और फिर नाराए तकबीर के स्लोगन्स, और उन सब चीजों से, इन सारे जो जिनका बंगाली संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, वहां से निकलकर अब जय माँ काली और जय श्री राम के स्लोगन तक का जो जो सफर है, जो एक रिवाइवल का सफर है, मैं कहूंगा कि ये वहां से यहाँ तक नहीं पहुंचा, बल्कि ये घूम कर वापस जय माँ काली तक आया है। मुझे लगता है ये जो 360 होना था पूरा हो चुका है, और अब सिर्फ विकसित बंगाल की एक परिकल्पना लेकर जो नई सरकार है वो आगे बढ़ेगी। आपका लास्ट कमेंट इस बंगाल अपने वैभव को वापस पाएगा और बंगाल का वैभव 4 डायमेंशनल है। बंगाल का वैभव के 4 डायमेंशन जो है, वो पहला शिक्षा है, दूसरी संस्कृति है, तीसरी सेवा है और चतुर्थ जो है वो है सनातन धर्म। ये 4 डायमेंशनल जो बंगाल का वैभव है, ये बंगाल में निश्चित रूप से वापस आने वाला है और वापस आ चुका है। आज
एक जगह का नाम परिवर्तन हुआ। उसी एक लास्ट वाक्य के साथ मैं इस पॉडकास्ट में आज की चर्चा को समाप्त करूंगा कि आज एक जगह का नाम था मस्जिद पारा। मस्जिद पारा, उसका नाम परिवर्तित करके किया गया है नेताजी कॉलोनी। जी, मैंने देखा वो वीडियो और हम इसमें अभी चलाएंगे बिल्कुल। आप अभी स्क्रीन पर उसी वीडियो को देख रहे हैं कि मस्जिद पारा का नाम अब बदलकर नेताजी कॉलोनी है और ऐसा ही होगा बंगाल में। और जो वहां से आए थे बांग्लादेश से, यहाँ पे चुपचाप आके अपना आधार और कागज बनाकर रह रहे थे, उनको अब सोचना पड़ेगा कि चुपचाप वो जिस तरह आए थे उसी तरह वो वापस चले जाए, क्योंकि अब बंगाल में भाजपा की सरकार है, सनातनियों की सरकार है। बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को तो पकड़ पकड़ के मैं बता रहा हूँ, यही यही सिस्टम को साफ करने का सबसे पहला स्टेप यही होगा कि जो घुसपैठी थे, जो अनुप्रवेशकारी थे, उनको भगाया जाएगा और बिल्कुल साफ किया जाएगा कलकत्ता को। मैं ऐसे ही एक छोटे से लाइन के साथ खत्म करूंगा पूरी चर्चा को। सोशल मीडिया पे ही मैं पढ़ रहा था कि जब उसमें लिखा था कि व्हेन बंगाल बिकम्स राइट विंग, व्हेन बंगाल बिकम राइट विंग, गुजरात एंड यूपी लुक्स लाइक सेंटर टू लेफ्ट। तो मुझे लगता है कि कल्चरली बंगाल ऐसा ही रिवाइव करेगा। और जैसा कि आपने कहा कि हमें गंगा सागर में भी कुंभ जैसी भव्यता देखने को मिलेगी। और आशा है कि बंगाल अब जिस परिवर्तन की ओर गया है तो वो उसके विकास की ओर भी लेकर जाएगा। बहुत धन्यवाद गोपाल जी आपका इस बहुत चर्चा बहुत के लिए, और धन्यवाद आपने आपका। बहुत इंसाइट्स दिए हमें बंगाल को लेकर, जो हम स्टूडियो में बैठकर नहीं समझ पाते, जो ग्राउंड से ही वो समझ आती है। ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज और कुछ भी जो अलग आप देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया या डेली आपकी जो मीडिया है उसमें जो बज़ चल रहा है, उससे इतर कुछ एक्सक्लूसिव और कुछ इनसाइट्स आप देखना चाहते हैं, तो द नैरेटिव को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।